हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। और यहां पे यूपी बोर्ड की जब आप आधिकारिक वेबसाइट पे जाएंगे तो वो आपके लिए यही मॉडल पेपर दिया है, उन्होंने यही मॉडल पेपर दिया है, जाके आप देख सकते हैं, यही मिलेगा डाउनलोड करने के लिए। कोई बात नहीं यार, बहुत ही चौचक तरीके से एकदम कतई जहर वाले प्रश्न लेके आए हैं। फुल सोल्यूशन वीडियो दूंगा, फुल सोल्यूशन। वैसे तो सर अपलोड कर दिए होंगे, लेकिन मैंने सोचा यार अपने वे में मैं समझाता हूँ और आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, जितना हो सकेगा मैं और अच्छे ढंग से और प्रॉपर तरीके से आपको समझाऊंगा, ताकि आप 70 में 70 जो टारगेट किए हैं बिल्कुल आपका पक्का हो जाए और आप अच्छे से करके आए। देखिए, यूपी बोर्ड का जो मॉडल पेपर है, अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो पूरा का पूरा, तो ये समझ के चलिए कि आराम से 70 में ना से तो 35 नंबर सिक्योर हो जाता है। मॉडल पेपर से प्रश्न उठता है, वैसे तो आपके 7 सेट होते हैं, 7 सेटों में आप देखेंगे तो यहां से जो क्वेश्चन होते हैं वो उड़ना शुरू होते हैं, तो इसलिए क्या होता है, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है। मे भी क्योंकि दांत दर्द हो रहा है तो उसी पे दिमाग चला गया ना, दांत दर्द हो रहा था। कोई बात नहीं, चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियोस को। तो आपको 3 घंटे 15 मिनट का टोटल टाइम दिया जाएगा। पूर्णांक आपका 70 नंबर का क्या रहने वाला है, आपका पूर्णांक रहने वाला है। प्रारंभ के जो 15 मिनट मिलेंगे वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहेंगे। लाडलो, आराम से आप अपने प्रश्न पत्र को पढ़िए, उसके बाद ही उत्तर दीजिए। एकदम मॉडल पेपर भाई साहब, एकदम वायरल क्वेश्चन है, बोर्ड के द्वारा जारी किया गया। तैयार कर लीजिएगा, एकदम धमाका क्लास चलाऊंगा कल। बेहतरीन से बेहतरीन क्लास, एक से एक घंटे की क्लास लेके आएंगे कल से, परेशान मत होइए। ये भी 1 घंटे क्लास होने वाली है, कल से और बेहतरीन रहेगी, ठीक है ना। और मतलब क्लासेस दे दूंगा, काम हो जाएगा आपका। सभी प्रश्न करना आपको अनिवार्य है। आवश्यकता अनुसार अपने जो उत्तर की पुष्टि है वो नामांकित चित्रों द्वारा कीजिएगा। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए रहेंगे। जितने भी प्रश्न रहेंगे सभी के सभी उसके जो अंक रहेंगे सम्मुख दिए रहेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। कह यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है, 1 नंबर का है। इसमें से कौन सा जो पुष्प है वो नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करेगा? पुमंग, जायांग, गुरु बीजाणुधानी या परागकण। तो निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है, तो आपको बताना है। तो जो आपका नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है वो पुमंग करता है। कौन सा करता है? पुमंग करता है। हालांकि इसका वीडियो मैं कल बना दिया था, लेकिन आपको मैं सॉल्व नहीं करवाया था, तो मैंने सोचा यार आज पूरा का पूरा सॉल्व ही क्यों ना करवा दे। यार चैनल को यार सब्सक्राइब करिए। इतने बच्चे पढ़ लेते हैं लेकिन चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं करते, ये तो गलत बात है ना। जाके छापना है ना, एकदम एकदम चपुआ क्वेश्चन, एकदम चौचक, ठीक है ना, बहुत भयानक वाले। मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है माँ के अंडाणु के शुक्राणु से, तो पिता के लिंग गुणसूत्र से। क्योंकि पिता में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है? एक्स और वाई। माँ में कौन सा पाया जाता है? एक्स एक्स पाया जाता है। एकदम नोट कर लीजिएगा, एकदम बहुत ही बेहतरीन वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। आ जाइए नीचे की तरफ। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं? कृषि में करते हैं, चिकित्सा में करते हैं, इन दोनों में करते हैं, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे और मैं देखना चाहूंगा ये आपने क्या राइट आंसर दिया है कि नहीं, राइट आंसर दिया है कि नहीं। घ वाला क्वेश्चन है, लाइकेन जो पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में यह सहजीवी सहचर्य है। जो लाइकेन होता है और यह पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में क्या होता है? बहुत ही सक्षम होता है। तो वास्तव में यह सहजीवी सहचर्य है, किसका है? शैवाल और जीवाणु का, शैवाल और कवक का, जीवाणु और कवक का, कवक और फंजाई का। तो यह शैवाल और कवक होता है। शैवाल और कवक लाइकेन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? लाइकेन का निर्माण। लाइकेन का निर्माण कौन करते हैं? कवक और शैवाल आपस में मिलकर करते हैं, बात याद रखना। तो यह तो आपके बहुविकल्पी हो गए। उसके बाद आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न आएगा। अति लघुत्तरीय प्रश्न में यह है कि क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या बताइए। तो अब देखिए इसका आंसर देखिए। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालेंगे आप लोग, प्रश्नोत्तर संख्या 1। तो आप तो इसका उत्तर दे ही दिए, इसका उत्तर मैंने पूरा करवा दिया। उसके बाद कॉपी में डालेंगे आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या 2,
क्वेश्चन पूछा गया था आपके मॉडल पेपर में कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46 ना होकर कितनी होती है, 1 बढ़कर 47 हो जाती है। तो कितनी हो गई, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में 47 हो गई। और टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, एक गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो 46 ना होकर कितना हो जाता है आपका, 45 हो जाता है। तो टर्नर सिंड्रोम में 45, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 46, टर्नर सिंड्रोम में कितनी होती है, 45 होती है। याद करने वाली सवाल है, एकदम याद कर लीजिए क्वेश्चन भाई साहब, एकदम छापने वाला है। डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो लिख लीजिए डाउन सिंड्रोम में 45 होती है, 45 होती है। एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, कि अधिकता हो जाती है, एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। तो 46 स्थान पे 47 हो जाती है। बात समझ आ रहा है। चलिए, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्रों की संख्या होती है, 47, टर्नर सिंड्रोम में 45, याद रखिएगा। ख वाला है, नर जन्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। जो नर जन्म कोशिकाएं होती हैं यह किसके विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं, तो आप सीधा लिखेंगे शुक्रजन कोशिकाओं में विभाजन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। जो शुक्रजन कोशिकाएं होती हैं यह विभाजन के द्वारा ही शुक्राणुओं का क्या करती है, निर्माण करती हैं। उसके बाद गए यहाँ पे, परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, तो द्विगुणित होती है। कैसी होती है, द्विगुणित होती है, द्विगुणित होती है। देखिए यहाँ पे यही है ना, यहाँ पे यही है प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का ग। परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, द्विगुणित होती है। परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है, द्विगुणित होती है, याद रखिएगा। छापने वाले क्वेश्चन यार छापिए, 27 फरवरी को पेपर में दबा के छापना है और बता देना है कि हाँ ये पूरा का पूरा जो सर करवाए हैं वहीं से आया हुआ, एकदम फंसा हुआ क्वेश्चन है। ऐसे भाई साहब आपको मैं सवाल दूंगा, ऐसे ऐसे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि आपके पेपर में आएगा। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करवाऊंगा जो कि आपके पेपर में आए ही ना और फिर कहें कि गुरुजी ये तो पेपर में आया नहीं और आप पढ़ा दिए। तो ऐसा गलत काम मत करिए ना, ऐसा गलत काम आप मत करिए। तो वो गलत काम मैं नहीं करूंगा, आप परेशान मत होइए। हम वही क्वेश्चन देंगे जो आपके पेपर में आए, केवल वही मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ, ठीक है ना। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करूंगा जो कि आपके पेपर में आएगा और आप आराम से करके आओगे। उसके बाद घ यहाँ पे देखिए, दूसरा घ है, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए खंडों को तोड़ने का काम करता है। तो डीएनए खंडों को तोड़ने का नाम कौन सा एंजाइम करता है, तो यहाँ पे है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अगर आप एंडोन्यूक्लियस भी याद रखेंगे तब भी सही है। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है यह डीएनए खंडों को तोड़ने का काम करता है। तो डीएनए खंडों को तोड़ने का कौन करता है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम करता है। यह डीएनए खंडों को तोड़ने का काम करता है। छापने वाले क्वेश्चन है, छाप लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करने के कारण पौधे को क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करने के कारण पौधों को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। 2 का अंगा वाला क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करने के कारण पौधों के प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, संश्लेषण कहते हैं, याद रखिएगा। नीचे आ जाए यहाँ पे। अब यहाँ पे लघुत्तरी प्रश्न है। क्या है आपका लघुत्तरी टाइप 1, लघुत्तरी टाइप 2। लघुत्तरी टाइप 1 जो है आपका 2 नंबर का है। कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। सबसे पहला प्रश्न है, पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए कि पक्षियों में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, आपको बताना है यहाँ पे। तो दूसरा का क क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए दूसरा का क हो जाएगा पक्षियों में लिंग निर्धारण। दूसरा का क क्या हो जाएगा, पक्षियों में लिंग निर्धारण। तो यहाँ पे लिखेंगे लिंग निर्धारण की यह क्रिया कुछ कीटों जैसे तितली और कशेरुकियों जैसे मछली, सरीसृप व पक्षियों में पाई जाती है। इसमें नर समयुग्मकी होता है जिसके 2 लिंग गुणसूत्रों को जेड से हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं।
अतः नर सदैव क्या होता है, समान प्रकार के ही युग्मक उत्पन्न करेगा, और मादा क्या होती है, विषम युग्मकी होती है। बात समझना, इसमें जो नर होता है वो क्या होता है, सम युग्मक होता है, जो कि किससे प्रदर्शित करते हैं, जेड जेड से प्रदर्शित करते हैं। और जो मादा होती है, सॉरी यहाँ में कोई प्रॉब्लम होगी मुझे लग रहा है, और जो मादा होती क्या होती है, विषम युग्मकी होती है, जिसके 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं, जेड डब्ल्यू नर, जेड जेड मादा, जेड डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। अतः मादा 2 प्रकार के अंडाणु या तो जेड गुणसूत्र युक्त या डब्ल्यू गुणसूत्र युक्त उत्पन्न करती हैं। बात समझ आ रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे ये फिगर बनाना चाहते हैं तो आप इस फिगर को आप यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे है, वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। तो वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दिया गया जो मॉडल था उसका आपको क्या बनाना है, फिगर बनाना है। तो यहाँ पे फिगर आपको बनवा दिया गया है। वैसे सर आपको कॉपी लिखने के तरीका में इसको बताए थे, लेकिन यहाँ पे देखिए ये वाटसन प्रश्नोत्तर संख्या 3 का अक्षर डालेंगे, लिखेंगे वाटसन तथा क्रिक का डीएनए मॉडल। तो ये देख लीजिए आप लोग, वाटसन का क्रिक का डीएनए मॉडल है। इसी प्रकार से सेम टू सेम आपको बनाना है। यहाँ पे देखिए 2 लाइनें आएंगी, यहाँ पे बीच में आप लोग करिएगा, ठीक है ना। उसके बाद इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रीय अक्ष बोलते हैं। ये दो जो है, एक कुंडली दो कुंडली बीच की दूरी कितनी होती है, 34 एंगस्ट्राम होती है। और इन दोनों के बीच की, एक कुंडल मध्य से दूसरी कुंडल मध्य से, इसको 6 एंगस्ट्राम के बीच की दूरी होती है। और ये जो होती है 12 एंगस्ट्राम होती है। इसको हम लोग लघु खांचा कहते हैं, और ये जो होता है ये दीर्घ खांचा बोलते हैं। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसी प्रकार से आप फिगर बनाएंगे, आराम से एग्जामिनर आपको पूरा का पूरा नंबर देगा। अब यहीं पे एक सवाल उठेगा कि सर क्या हम जब लोग इसको बनाएंगे तो क्या इसमें हम लोग कलर पेन का यूज कर सकते हैं? बिल्कुल आप कलर पेन का यूज कर सकते हैं, लेकिन आप पेंसिल उपयोग करिएगा, पेंसिल उपयोग करिएगा। अगर आप नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, कलर पेन का यूज करेंगे तो आप क्या होगा कि आपकी जो कॉपी होगी वो कॉपी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ छप जाता है, गणित वाला होता है। तो आप कोशिश करिए कि आप कलर पेन का बिल्कुल भी यूज ना करें। अगर आप कलर पेन का बिल्कुल यूज नहीं करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। आप ना यूज करें, सही रहेगा। बात समझ आ रही है? अगर आपको कोई दिक्कत कहीं से भी हो रहा है, बिल्कुल भाई अभी आप तुरंत कमेंट कर दीजिए। कहीं से भी कोई दिक्कत आ रहा है बिल्कुल आप तुरंत क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छाप देंगे कि सर हमें यहाँ पे परेशानी हो रही है, और अच्छी तरीके से समझा दीजिए, मैं और अच्छी तरीके से समझा दूंगा। जो होगा मैं आपको समझाता चला जाऊंगा, आप परेशान मत होइएगा। जितना हो सकेगा उतने बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का मेरा प्रयास रहेगा, ताकि आपको अच्छे तरीके समझ में आए और आप अच्छा नंबर स्कोर करें। चलिए, उसके बाद यहाँ पे प्रतिरक्षा क्या है? प्रतिरक्षा क्या है? प्रतिरक्षा किसे कहते हैं? तो देखिए प्रतिरक्षा क्या होता है। प्रश्नोत्तर संख्या 3 का ग क्या है? प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। तो ये इम्यूनिटी क्या होती है? शरीर में सभी प्रकार के रोगजनकों और अनेक विषैले पदार्थों के दुष्प्रभाव का प्रतिरोध करके समस्थैतिकता बनाए रखने की क्षमता होती है, इसे प्रतिरक्षा कहते हैं। प्रतिरक्षा क्या होता है? शरीर में सभी प्रकार के रोगजनकों और उनके विषैले पदार्थों के दुष्प्रभाव का प्रतिरोध करके समस्थैतिकता बनाए रखने की क्या होती है? क्षमता होती है, और इसे ही हम लोग प्रतिरक्षा कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इम्यूनिटी कहते हैं। नोट पॉइंट में नोट कर लीजिएगा, बहुत क्या है आपके लिए, आईएमपी है। क्या है? आईएमपी। आईएमपी का मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही आप तक डिलीवर करेंगे, ताकि आप अपने बोर्ड की तैयारी अच्छे तरीके से कर पाए। बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा, जितना हो सकेगा उतना बेहतरीन तरीके से आपको मैं वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। आने वाले डेज में आपको अच्छे तरीके से तैयारी करवाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या आपका घ है, आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है, तो आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक अनुक्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे? ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? तो 3 का घ हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे? यह पारस्परिक अनुक्रिया सहभोजिता अथवा परोपकारिता है, जहां दोनों लाभान्वित होते हैं, परंतु एक दूसरे को न तो लाभ होता है, न ही हानि पहुंचाते हैं, और न ही प्रभावित करते हैं। इस क्रिया में आर्किड
लाभान्वित होता है, परंतु आम के अप्रभावी रहता है। ठीक है ना। उसके बाद है यहाँ पे, उसके बाद आपका क्या है, नीचे चले आइए, यहाँ पे लघु उत्तरी प्रश्न है। क्या है आपका लघु उत्तरी, टाइप सेकंड वाले प्रश्न है। का प्रश्न है, लघु बीजाणुधान तथा गुरु बीजाणुधान के बीच 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। तो लघु बीजाणुधान और गुरु बीजाणुधान के बीच 3 अंतर स्पष्ट करना था। उसके पहले एक क्वेश्चन छूट गया यहाँ पे, जैविक अनुक्रिया के तरीकों का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। तो ये देख लीजिए, जैविक अनुक्रिया का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र यहाँ पे आप इस प्रकार से बना सकते हैं। देख लीजिए डायग्राम, ये आपका क्या है, आंतरिक स्तर है, ये संरूपी है, ये नियामक है, ये आंशिक नियामक है। इसका आप फिगर यहाँ पे देख लीजिए, इसका फिगर यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे है, उसके बाद आपका है तीसरा का क है, लघु बीजाणुधान और गुरु बीजाणुधान के बीच 3 अंतर स्पष्ट करना है। तो लघु बीजाणुधान क्या होता है और आपका गुरु बीजाणुधान क्या होता है। हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आप तक डिलीवर करूंगा ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए। तो लघु बीजाणुधान और गुरु बीजाणुधान के बीच अंतर, एक तरफ आप क्या लिखेंगे, लघु बीजाणुधान, दूसरी तरफ लिखेंगे गुरु बीजाणुधान। तो 2 टाइप्स लिखेंगे, लघु बीजाणुधान और गुरु बीजाणुधान। तो लघु बीजाणुधान क्या होती है, यह प्रक्रिया पुंकेसर के परागकोश में होती है, लघु बीजाणुधान। और गुरु बीजाणुधान, यह प्रक्रिया स्त्री केसर बीजांड के अंदर होती है, गुरु बीजाणुधान। फिर लघु बीजाणुधान, लघु बीजाणु जनन के में 4 कोशिकाएं होती हैं, मतलब लघु बीजाणुधान में कितनी कोशिकाएं भाग लेती हैं, कुल 4 कोशिकाएं भाग लेती हैं। और गुरु बीजाणुधान में एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका ही भाग लेता है। गुरु बीजाणु में एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका ही भाग लेता है। उसके बाद लघु बीजाणुधान में, इसमें लघु बीजाणु या परागकण बनते हैं और इसमें गुरु बीजाणुधान में इसमें गुरु बीजाणु या भ्रूण कोष बनता है, इसमें गुरु बीजाणु या भ्रूण कोष बनता है। बात समझ आ रही है। उसके बाद आप नीचे चले आइए, नीचे आपका है, आपके यहाँ पे एक वाला, हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, बताइए क्या यह सही है और क्यों यह सही नहीं है। ठीक है ना, इसमें आपको बताना है। एक सेकंड, चौथा ख है, हाँ चौथा ख है। यहाँ पे देखिए, मानव में 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। पहला आपको समजात गुणसूत्र, दूसरा लैंगिक गुणसूत्र। अब समजात गुणसूत्र क्या होता है, मनुष्यों में एक से लेकर 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं, यानी 44 गुणसूत्र होते हैं, इसे हम लोग दैहिक गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, दैहिक गुणसूत्र के नाम से जानते हैं, दैहिक गुणसूत्र है। लेकिन जो अंतिम का 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है, यानी कि लास्ट के 2 गुणसूत्र जो कि फीमेल में, किसी भी लड़की में XX और कोई पुरुष में XY पाया जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंगिक गुणसूत्र बोलते हैं। तो स्त्री में XX गुणसूत्र और नर यानी पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं। जब स्त्री का X गुणसूत्र पुरुष का Y गुणसूत्र से समेकन होता है तो पुत्र का निर्माण होता है, और यदि स्त्री का X गुणसूत्र पुरुष का X गुणसूत्र से समेकन होता है तो पुत्री का निर्माण होता है। अतः संतान का लिंग निर्धारण पुरुष के गुणसूत्र द्वारा ही होता है, न कि स्त्री के गुणसूत्र से होता है। क्योंकि पुरुष में 50% X और 50% Y गुणसूत्र होते हैं, तो पुरुष के गुणसूत्र का X और Y होना ही संतान के लिंग के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। तो उपरोक्त विवरणों से यह स्पष्ट होता है कि पुत्रियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को देना क्या है, सर्वदा गलत होता है। बिल्कुल भी महिलाओं को दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि पुरुष को दोष देना चाहिए क्योंकि उसके गुणसूत्र ही तो भाग लेंगे। चलिए, उसके बाद गए यहाँ पे, एक संकर क्रॉस का उपयोग करते हुए मेंडल के प्रभाविता का नियम का उल्लेख कीजिए। तो एक संकर आपको क्रॉस का उपयोग करते हुए मेंडल के प्रभाविता के नियम का यहाँ पे क्या करना है, उपयोग करना है। तो क्या होता है, तो देखिए नीचे यहाँ पे लिखे हैं मैंने, यहाँ पे लिखा है, इस नियम के अनुसार जब 2 समयुग्मकी पादपों में संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्रकट होने वाले लक्षणों को प्रभावी तथा F1 पीढ़ी में न दिखाई देने वाले लक्षणों को अप्रभावी कहते हैं। जब 2 समयुग्मकी
पादपों में संकरण कराया जाता है। तो याद रखना, प्रथम पीढ़ी में प्रकट होने वाले लक्षणों को प्रभावी कहते हैं और जो प्रथम पीढ़ी में नहीं दिखाई देते उसे हम लोग अप्रभावी कहते हैं। उदाहरण के लिए एक संकर क्रॉस में जब एक बौने पादप का संकरण एक लंबे पादप से कराया गया तो प्रथम पीढ़ी में सभी लंबे पादप ही उत्पन्न हुए और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक संकर क्रॉस कहते हैं। मेंडल का एक संकर क्रॉस कहा जाता है, आप ही प्रभाविता का नियम भी कहते हैं। उसके बाद घ यहाँ पे डीएनए कुंडलनी की कौन सी विशेषता ने वाटसन व क्रिक को डीएनए प्रकृति के सेमी कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया, इसकी व्याख्या कीजिए। इसकी व्याख्या कीजिए। इसमें क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 4 का घ। तो डीएनए प्रकृतिकरण की अर्ध संरक्षित विधि को सर्वप्रथम वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। डीएनए प्रकृतिकरण की अर्ध संरक्षित विधि को किसने, सर्वप्रथम वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने ही प्रस्तुत किया था। समझ आ रहा है। विशिष्ट युग्मन की जानकारी के बाद अनुवांशिक पदार्थ के नए रूप के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में तत्काल प्रतिपादन करने से बचा नहीं जा सकता था। उपयुक्त योजना से यह स्पष्ट होता है कि दोनों रज्जुक अलग होकर टेम्पलेट के रूप में क्या होते हैं, कार्य करके नए पूरक रज्जुकों का निर्माण करते हैं और प्रतिकृतियन के पूर्ण होने के बाद जो डीएनए अणु बनता है उसमें एक पैतृक व एक नई निर्मित लड़ी रज्जुकी होती है। डीएनए प्रतिकृति की यह योजना अर्ध संरक्षित कहलाती है। डीएनए के इसी आधार पर विशेष आधार पर वाटसन और क्रिक ने डीएनए प्रतिकृति के अर्ध संरक्षित मॉडल को क्या किया था, प्रस्तुत किया था। उसके बाद देखिए आपका है 5वां का क्या है, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। तो मलेरिया परजीवी का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाना है। आप यहाँ पे देखिए बना हुआ है, इसी प्रकार से आप लोग बनाइएगा। हालांकि इसको आप खुद से याद करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। इसको आप खुद से याद करने की कोशिश करिएगा। मैंने यहाँ पे बनवा दिया है। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पे भेज दूंगा, जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी भेज दूंगा, जाके वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। बिल्कुल भी चिंता मत करिए, वहाँ पर इसका मैं पीडीएफ पूरा प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको पूरा का पूरा। चलिए उसके बाद यहाँ पे है जैविक यानी जीव विज्ञान के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार हमारी सहायता की है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे लिखा गया है प्रश्नोत्तर संख्या 5 का ख। जीव विज्ञान जैविक के अध्ययन न संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने से हमारी सहायता करता है, जो कि निम्नलिखित प्रकार से है। पहला, जीव विज्ञान रोगजनकों को पहचानने में हमारी सहायता करता है। दूसरा, रोग फैलाने वाले रोगजनकों के जीवन चक्र के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा, रोगजनक के मानव में स्थानांतरण की क्रियाविधि की जानकारी मिलती है। चौथा, रोग से किस प्रकार सुरक्षा की जा सकती है, इसकी ज्ञात करने में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। और पांचवा, बहुत से रोगों के विरुद्ध इंजेक्शन व औषधियां तैयार करने में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। जीव विज्ञान से क्या मिलती है हमें, सहायता, यानी कि लाभ होता है। उसके बाद आपका ग है जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, आप लोग बताइए। तो जैव उर्वरक सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, कवक या साइनोबैक्टीरिया होता है जो मृदा की उत्पादन शक्ति को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। फसल को अकार्बनिक पोषक पदार्थ उपलब्ध कराते हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला, नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनो जीवाणु भी कहते हैं। ये स्वतंत्र जीवी व सहजीवी होते हैं जो मृदीय वायुमंडल से स्वतंत्र नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं तथा इसे नाइट्रोजन के लवणों में क्या करते हैं, बदलते हैं और स्थिरीकृत नाइट्रोजन का एक भाग दूसरों से को तुरंत क्या करता है, उपलब्ध हो जाता है, जबकि शेष भाग उनकी
मृत्यु के बाद क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं। तीसरा आपका फास्फेट जीवाणु, ये पौधे द्वारा अवशोषण के लिए क्या यहाँ पे अघुलनशील मृदीय फास्फेट को घोलने के लिए फास्फेट यहाँ पे है फास्फेटेज स्रावित करते हैं। और जो तीसरा है आपका माइकोराइजा है, यह अधिकांश वनीय पौधों में होता है। यह कार्बनिक पदार्थों से पोषक पदार्थों के अवशोषण व घोलने में क्या होता है, भाग लेता है। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे क्या है, वैक्यूलोवायरेसिस क्या है, वैक्यूलोवायरेसिस क्या है, इसको देख लीजिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 का घ। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ भाई साहब, इन सभी क्वेश्चन को आप पढ़ के जाइए बोर्ड में, और आपको कुछ भी नहीं करना है। हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा, इसलिए आप जाइए 27 फरवरी को कल आप दबा के सॉल्व करके आओ। वैक्यूलोवायरेसिस क्या है, तो वैक्यूलोवायरेसिस ऐसे रोगजनक हैं जो कीटों तथा संधिपादों यानी कि आर्थ्रोपोडा पर हमला करते हैं। और अधिकांश वैक्यूलोवायरेसिस जो जैव वैज्ञानिक नियंत्रण कारकों की तरह से किए जाते हैं। ये न्यूक्लियोपोइडोसी वायरस जिन्स के अंतर्गत आते हैं। यह विषाणु प्रजाति विशेष संकरे स्पेक्ट्रम कीटनाशी उपचारों के लिए अति उत्तम माने गए हैं। ठीक है, और ऐसा प्रदर्शित किया जा चुका है कि किसी भी प्रकार के जीव जैसे पादप, स्तनधारी पक्षियां, मछलियां अथवा यहां तक के लक्ष्य विहीन कीट पर भी किसी भी प्रकार का हानिकारक प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। और जो इंपॉर्टेंट है मैं पूरा का पूरा करवाते चला जा रहा हूं भाई साहब, इन क्वेश्चनों को आप तैयार करके जाइएगा। इन क्वेश्चनों को आप लोग क्या करेंगे, तैयार करके जाएंगे। उसके बाद है आपको टिप्पणी करना है पीसीआर और प्रतिबंध एंजाइम। पीसीआर और प्रतिबंध एंजाइम में क्या करना है, आपको टिप्पणी करना है। तो पीसीआर क्या होता है देख लीजिए। पीसीआर की खोज कैरीमूलिस नामक वैज्ञानिक ने 1883 ईस्वी में किया था। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। इसके लिए इन्हें किसको, कैरीमूलिस नामक वैज्ञानिक को 1883 ईस्वी में क्या दिया गया था भाई साहब, नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। पीसीआर टेक्नोलॉजी द्वारा अधिक समय लगने वाली क्लोनिंग विधि के बिना ही किसी भी डीएनए अणु के विशेष क्षेत्र को आवर्धित किया जा सकता है। यह क्रिया एप्रोडॉफ ट्यूब में कराई जाती है। किस पे, एप्रोडॉफ ट्यूब में कराई जाती है। इसमें टैग पॉलीमर्स एंजाइम का उपयोग किया जाता है। यह एक विशेष प्रकार का डीएनए पॉलीमर्स एंजाइम है जो उच्च ताप पर भी प्रतिरोधी होता है। इसे थर्मस इक्युलेटिस नामक जीवाणु के द्वारा प्राप्त किया जाता है। पीसीआर तकनीकी में 3 पद प्रयुक्त होते हैं। कौन कौन सा, सबसे पहला है निष्क्रियकरण। तो सर्वप्रथम डीएनए को 94 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखते हैं। निष्क्रियकरण, सबसे पहले निष्क्रियकरण, इसमें डीएनए को कितने 94 डिग्री सेल्सियस हम लोग ताप पर रखते हैं, जिसके कारण द्विकुंडलित संरचना एक कुंडलित संरचना में परिवर्तित हो जाती है। फिर तापानुशीलन, तो इस पद में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के थर्ड इंड पर प्राइमर जुड़ता है और यह क्रिया 54 डिग्री सेल्सियस पर होती है। और तीसरा आपका क्या है, प्रसार है। तो इस पद में टैग पॉलीमर्स एंजाइम के सहारे डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड टेम्पलेट की नई श्रृंखला का निर्माण करता है और यह क्रिया 72 डिग्री सेल्सियस पर होती है। अगर ये आप फिगर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे जो फिगर दिया गया है बना सकते हैं। इसका जब मैं पीडीएफ टेलीग्राम एसकेएम स्टडी पर भेजूंगा तो जाके वहां से पढ़ लीजिएगा। अभी कुछ देर में आपको यह इसका पीडीएफ टेलीग्राम एसकेएम स्टडी पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए। ये मॉडल पेपर का फुल क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे बोला गया था प्रतिबंध एंजाइम। ये प्रतिबंध एंजाइम क्या होते हैं, इसको देख लीजिए। ये एंजाइम डीएनए अणु को विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड क्रम पर काटते हैं।
ये क्या करते हैं, विशिष्ट क्रम पर काटते हैं, ठीक है ना। प्रतिबंध एंजाइम एंडोन्यूक्लियस कहलाने वाले एंजाइमों में बड़े वर्ग हैं। नेथनन, हैमिल्टन और आर्बर नामक वैज्ञानिकों को आरई, जिसको कहते हैं रेस्ट्रिकेशन एंजाइम, की खोज तथा इनके जेनेटिक इंजीनियरिंग में महत्व के लिए 1878 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ये अपने से याद कर लेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी भाषा जो है मैं एक ऑफलाइन स्टूडेंट से लिखवाया था, समझ में नहीं आएगी, तो इसको आप अपने से खुद से याद कर लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद है जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है, 3 नंबर मिलेगा। नीचे आ जाइए, तो यहाँ पे देखिए जैव प्रौद्योगिकी का कृषि के क्षेत्र में क्या उपयोग है, 6 का ख है यहाँ पे। खाद्य उत्पादन में वृद्धि हेतु हम 3 संभावनाओं के बारे में सोच सकते हैं। पहला, कृषि रसायन आधारित कृषि, दूसरा कार्बनिक कृषि, तीसरा अनुवांशिकतः निर्मित फसल आधारित कृषि। तो सबसे पहला है हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो हरित क्रांति द्वारा खाद्य आपूर्ति में 3 गुनी वृद्धि मिलने के बावजूद मनुष्य की बढ़ती जनसंख्या का पेट भर पाना संभव नहीं है और इसकी वृद्धि में मुख्यतः निम्नलिखित कार्यरत है। जैसे पहला, कृषि रासायनिक की आपूर्ति में वृद्धि के कारण अत्यधिक अनाज पैदा होता है और इसके अंतर्गत उर्वरक यानी कि यूरिया, अमोनिया, फास्फेट इत्यादि हैं। और फिर है आपका कीटनाशकों की छिड़काव के द्वारा भी फसलों का नुकसान होने से बचना कृषि वृद्धि का कारण है, जैसे डीडीटी, गमक्सिन इत्यादि। किसानों के लिए उचित मूल्य पर कृषि उपकरण की उपलब्ध होना, अच्छी सिंचाई की व्यवस्था होना, ठीक है ना, इत्यादि है। और उसके बाद अनुवांशिकता जीन रूपांतरित है, यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं, बात समझा रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्ट में लिखिएगा, इतना बड़ा आपको लिखने की बिल्कुल भी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ग देखिए, पारजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए। तो 6 का ग हो गया यहाँ पे पारजीवी जंतु। ये पारजीवी जंतु क्या होते हैं भाई साहब, देखिए एक उदाहरण है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पे बहुत बड़ा ही छाप दिया गया है, आपको इतना बड़ा आपको छापने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको आ रहा है तो छोटा सा आप उदाहरण दे दीजिएगा। देखिए इसका ये होगा, मतलब पारजीवी जंतु क्या होते हैं देख लीजिए, ऐसे जंतु जिनके डीएनए में पंचालन द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित होते हैं जो अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं, उन्हें ट्रांसजीनिक यानी पारजीवी जंतु कहते हैं। पारजीवी जंतु जैसे चूहे, खरगोश, सुअर, भेड़, गाय, मछलियां इत्यादि बनाई जा चुकी हैं, लेकिन इनमें सबसे अधिक 95% चूहे बनाए गए हैं। और पारजीवी जंतु निम्नलिखित क्षेत्रों में उपयोगी हैं। कहाँ कहाँ पर उपयोगी है, यहाँ पे बताया गया है पूरा का पूरा। जैसे जैविक उत्पाद में इनका उपयोग किया जाता है, दूध उत्पाद में किया जाता है बहुत जगह, लेकिन इतना आपको छापने की जरूरत नहीं है, बस मेजर पॉइंट लिखिएगा, काम खत्म। उसके बाद है यहाँ पे आपको अंतर बताना है। शीत निष्क्रियता और ग्रीम्स निष्क्रियता में आपको क्या बताना है, अंतर बताना है। एक तरफ हम लोग क्या लिखेंगे, शीत निष्क्रियता, और दूसरी तरफ ग्रीम्स निष्क्रियता लिखेंगे। तो यह सर्दियों से बचने के लिए एक सुप्त अवस्था होती है, ये ताप और सूक्ष्म से बचने के लिए ग्रीष्म निष्क्रियता से चले जाते हैं। जंतु गर्म जगह पर आराम करते हैं, जंतु ठंडी और छाया वाले स्थानों पर आराम करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है यहाँ पे आपका वायस्वामी और अंतरास्वामी में आपको अंतर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे है वायस्वामी और अंतरास्वामी में आपको अंतर बताना। तो वायस्वामी और अंतरास्वामी में अंतर, ये ठंडे रुधिर वाले जंतु होते हैं वायस्वामी प्राणी, और ये गर्म रुधिर वाले जंतु होते हैं अंतरास्वामी। ये अपने शरीर का तापमान नियमन करने में क्या करते हैं, असमर्थ होते हैं, लेकिन ये अपने शरीर का तापमान नियमन कर सकती हैं। ये दोनों क्रियाएं शीत निष्क्रियता को प्रदर्शित करते हैं, इनकी क्रियाएं असामान्य होती हैं। ये कम निष्क्रिय होते हैं, ये अधिक सक्रिय जंतु होती हैं। अब यहाँ पे आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न हैं, मैंने ये वीडियो अपलोड कर दिया है, इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और आपका ये बचा ये टॉपिक 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये आपके 5 टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, क्योंकि इसका बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, क्योंकि ये 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है। तो 5 नंबर को हम 5 तरीके से समझेंगे, परेशान मत होइएगा। बाकी इसका सलूशन आपको इसी पीडीएफ में मिल जाएगा, तो इसका मैं आपको भेज दूंगा आपके
टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी में। लेकिन इस पर मैं एक आपको समझा देता हूँ, वैसे मैंने इसका पूरा पढ़ा भी दिया है, लेकिन फिर से मैं समझा दे रहा हूँ मनुष्य जनन तंत्र के बारे में। आप लोग इस प्रकार से नर जनन तंत्र को बनाइएगा, जिस प्रकार से यहाँ पे बना है इसी प्रकार से नर जनन तंत्र को बनाइएगा। इसको क्या कहते हैं हम लोग, मूत्रवाहिनी बोलते हैं। ये क्या, इसको क्या कहते हैं, मूत्राशय बोलते हैं। इस भाग को क्या बोलते हैं, शुक्राशय बोलते हैं। और ये कौन सी ग्रंथि होती है, तो ये आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। यहाँ पे जो छोटे छोटे दिखाई देते हैं इसको हम लोग कंद मूत्र पत्र ग्रंथि बोलते हैं। और ये जो मार्ग होता है बीच वाला मूत्र मार्ग है। और यहाँ पे 2 जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। ये आपका अग्रछद है और ये आपका क्या है, पेनिस मुंड है। और ये जो दोनों हैं आपके वृषण पालिका होती हैं, जहां पर वृषण उपस्थित होता है। और ये क्या होता है, सबसे बाहरी इसका भाग जो होता है अधिवृषण कहलाता है। और इसमें छोटी छोटी नालियां पाई जाती हैं, मतलब जालक की तरह। तो इसलिए हम लोग को इसको क्या बोलते हैं, वृषण जालिका बोलते हैं। और जो वृषण आके अंदर से जुड़ता है, जिसके द्वारा शुक्राणु बाहर की ओर निकलते हैं, उसको हम लोग शुक्रवाहक बोलते हैं। यह नर जनन तंत्र का क्या है, आरेखी चित्र है। तो इसमें बाकी सब चीज यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं। हालांकि इसका मैंने प्रॉपर वीडियो आपको एसकेएम स्टडी यूट्यूब चैनल पे पढ़ा भी दिया है, नहीं तो आप जाके टेलीग्राम पे भी आप इसको देख सकते हैं। बाकी जो वीडियो बचा है आपको मिल जाएगा, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। इस पे जो आपको 5 टॉपिक बच रहा है, इसका आपको अभी कुछ देर बाद वीडियोस उपलब्ध करवा दिया जाएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को यार लाइक कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।